देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपका अभिवादन करता हूं और आपको संबोधन कर रहा हूं। आज मैं अपना एक व्यक्तिगत संस्मरण आपको सुनाने जा रहा हूं और इसके साथ एक देश में हुई बहुत बड़ी घटना घटित हुई, उसके साथ वो संस्मरण जुड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान 1971 की लड़ाई में किस तरह से भारतीय सेना ने कैप्चर किया, 93,000 फौजियों के हथियार वहां पर डाले गए और उसके उपरांत वो ईस्ट पाकिस्तान आज के बांग्लादेश में परिवर्तित हुआ। ये बहुत बड़ी घटना थी जिसमें इंदिरा गांधी, उस वक्त की आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर, और जनरल मानेक शाह, एयर मार्शल अर्जुन सिंह, और चौथे व्यक्ति थे रामनाथ काव, पांचवें व्यक्ति थे लाल साहब, जो डिफेंस सेक्रेटरी थे। इन सब के ग्रुप में इतनी अच्छी व्यू रचना की कि भारत को 1000 साल के बाद इतनी भारी जीत मिली। अब आप कहते हैं साहब ये तो अतिशयोक्ति हो गई। 1000 साल, जी हाँ 1000 साल। सिकंदर आया, शक आए, हूण आए, उसके बाद श्रीमान जी आपके पठान आए, पठानों के बाद मुगल आए, उससे पहले बीच में अरब भी आए थे, और उसके बाद अंग्रेज आए 1947 में। 1000 साल तक हम गुलाम रहे। छोटी मोटी हमने लड़ाइयाँ जगह जगह पर जीती। बहुत थोड़े इतिहास के पन्ने हैं जिसमें हम सिर अपना ऊंचा करते हैं। शिवाजी महाराज की विजय है, महाराणा प्रताप की विजय, गुरु गोविंद सिंह की विजय पंजाब के अंदर, इनके ऊपर हम सिर ऊंचा करते हैं। नहीं तो भारतीय के गेली हिस्से में हार 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 और हार ही लिखी थी। और उन्हीं का अपने आप को वंशज कहने वाले पाकिस्तानी, उनका हमने दलन कर दिया, 2 से 1 कर दिया। लोग कहते हैं 1 से 2, हमने 2 से 1 किया। 2 पाकिस्तान थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। आज का वेस्ट पाकिस्तान बचा जो आज का पाकिस्तान कहलाता है, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में परिवर्तित हो गया। मैं अपनी कहानी के ऊपर आता हूं। मुझे जून 1971 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लेक्चरर पद के ऊपर मेरी नियुक्ति हुई। बॉटनी का मैं लेक्चरर हुआ। जब मैं वहां ज्वाइन करने गया तो उस वक्त के तत्कालीन प्रिंसिपल त्रिलोकीनाथ जी ने कहा कि आपके लिए एक काम और मैंने सौंपा है, और वो ये है कि आप एनसीसी ऑफिसर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत दिनों से वैकेंसी। एयरविंग एनसीसी का स्क्वाड्रन था डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में, नंबर 1 चंडीगढ़ एयर स्क्वाड्रन, और उसके स्क्वाड्रन लीडर पिंटो जो है वो नेतृत्व करते थे। फौरन मुझे ट्रेनिंग के लिए कोयम्बटूर एयरफोर्स एडमिन कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। वहां देश के कुछ दूसरे 7-8 और भी एनसीसी ऑफिसर्स आए हुए थे। हमारी वहां ट्रेनिंग हुई, कमीशनिंग हुई, और मुझे एयर विंग में कमीशन मिला, यानी एनसीसी एयर विंग में कमीशन मिला पायलट ऑफिसर की रैंक के साथ। जैसे मैंने वापस ज्वाइन किया अगस्त के अंदर कॉलेज को, तो पुनः आदेश आया सरकार की तरफ से इस बार कि जितने एबल बॉडी एनसीसी ऑफिसर हैं, होम गार्ड्स हैं और पैरामिलिट्री के दूसरे ऑफिसर्स हैं जो 40-45 साल से नीचे हैं, इन सबको मिलिट्री के साथ अटैच किया जाता है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर होने वाली, और वो एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी बन गई थी, और मुक्ति वाहिनी वहां पर वो एक्चुअली भारतीय थे और कुछ बंगाली थे जिनको हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी, और वो एक तरह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान की सत्ता के विरुद्ध। उस वक्त पाकिस्तान में उस सेक्टर का सैनिक कमांडर था जनरल न्याजी, और गवर्नर जो थे वो प्रशासक थे। ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर और उनके जो सलाहकार थे वो थे जो आज के जिस खलनायक की मैं चर्चा करना चाहता हूं, जनरल राव फरमान अली। जनरल राव फरमान अली सिविल प्रशासक भी थे और सलाहकार थे गवर्नर के। इस तरह से वो शासन चला रहे। पाकिस्तान अपनी औकात पर आ गया। जनरल याह्या खान को गलती हो गई कि शायद हम ये चनों को चबा जाएंगे और हिंदुस्तान को रातों रात समाप्त कर देंगे। 3 दिसंबर को बड़ी भारी गलती कर दी याह्या खान और उसके चेले चपटों ने, और हमारे हवाई अड्डों के ऊपर हमला हुआ। अंबाला के ऊपर भी हमला हुआ था, हलवाड़ा के ऊपर भी हुआ, अमृतसर में भी हुआ, और कई जगह पर हमला किया गया हमारे सैनिक हवाई अड्डों के ऊपर। हमने इसको युद्ध की घोषणा मानी। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 4 तारीख को हम भी शुरू हो गए, और हमारी सेनाओं ने जो बांग्लादेश आज का है, उस वक्त का ईस्ट बंगाल था, उसके बॉर्डर को पार कर लिया और युद्ध आरंभ हो गया। मैं अपनी कहानी कहता हूं। हम सबको जिनको अटैच किया गया था आर्मी के साथ,
हमको पहले कलकत्ता और वहाँ से कलाईकुंडा नाम के एक हवाई बेस है, एयर बेस है, जो आज भी है एयरफोर्स का, वहाँ पर रखा गया। और उसके बाद हमको ले गए सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से एक कृष्णनगर नाम की एक जगह है जहाँ से बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में एंट्री होती है, और वहाँ से हमारी एंट्री। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं किसी सैनिक के रूप में वहाँ नहीं लड़ा। हमारी सेवाएं कुछ और थी, जिसकी मैं चर्चा बहुत जल्दी अभी आपसे करने वाला था। सेना वहाँ पर लड़ी और बड़ी बहादुरी से लड़ी। वहाँ पर सिर्फ 17 एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान के, जो 8 या 9 दिन में ही समाप्त कर दिए गए। हमारे विक्रांत नाम के नेवी के शिप ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया, और जितने हमारी पैदल आर्टिलरी थी और पैदल इन्फेंट्री थी, उन आर्टिलरी इन्फेंट्री ने तहस नहस कर दिया। और साथ में वहाँ स्थानीय मुक्ति वाहिनी ने हमारा सहयोग दिया, स्थानीय लोगों ने भी सहयोग दिया, और हम बांग्लादेश में छा गए। और ऐसा लगा कि ये वार समाप्त है, और वाकई 17 दिसंबर को, यानी 14 दिन के अंदर ही वार वो खत्म हो गया। 13-14 दिनों में हथियार फेंके गए। वो आप जानते हैं, ये एक इतिहास बन चुका है कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उस वक्त के सैनिक प्रशासक, सैनिक कमांडर न्याजी के न्याजी ने हथियार फेंके। 93,000 लोगों ने अपने आप को POWs, प्रिजनर ऑफ वार के रूप में प्रस्तुत किया। इसका मैंने खुद अपनी आंखों से ये दर्शन किए। हम खुलना सेक्टर में थे, खुलना और जैसौर के इस सेक्टर में। तब मैंने यहाँ देखा इस जनरल राव फरमान अली, जिसका मैं अब थोड़ी देर में ही आपके सामने उसने क्या किया और क्या था, क्या कर रहा था, इसके बारे में उसके कारनामों की प्रस्तुति करूंगा। जनरल राव फरमान अली वहां से भागा ढाका से, और वहां पर था खुलना में, ये पकड़ा गया। और उसके बाद वहां पर यह फैसला हुआ, जनरल मानेकशॉ पहली बार लड़ाई के दौरान नहीं आए, लड़ाई समाप्त होने के बाद वहां पर आए। और उन्होंने जो अपने कोर कमांडर्स थे, उच्च अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी, उनके साथ मीटिंग की और ये फैसला किया कि इन सब सैनिकों को, जनरल्स को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए हिंदुस्तान की जेलों में। और वो काम उन्होंने हम लोगों को, जो हम अटैच थे, चाहे वो पैरामिलिट्री के थे, चाहे NCC के थे, चाहे होमगार्ड्स के थे, उन सब ऑफिसर्स को सौंपा कि आप सहयोग करें। तो मैं अपना संस्मरण ये बता रहा हूं कि मैंने स्वयं देखा। जनरल HS सिंधु वहां के एरिया कमांडर थे, उनके सामने ब्रिगेडियर, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था खुलना के अंदर, किस प्रकार से वो अपने रैंक उतार रहा है, अपने स्टार्स उतार रहा है और आत्मसमर्पण कर रहा है। ये दिशा मैंने देखी। जनरल राव फरमान अली की मैं चर्चा करता हूं। जनरल राव फरमान अली, इसके ऊपर ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज का बांग्लादेश है, बंगालियों के कत्ले आम का आरोप लगा। और ये आरोप भी लगभग ठीक था, क्योंकि इन्होंने 2 संगठन वहां पर बनाए जो बिहारी मुसलमानों के थे, अल बदर और अल शम्स के नाम से। और वहां पर जो इनके ऊपर ये आरोप लगा कि ढाका के पास रेयर बाजार नाम के स्थान पर इन्होंने हजारों इंटेलेक्चुअल्स को, जर्नलिस्ट को, प्रोफेसर्स को, छात्रों को, डॉक्टर को, आर्टिस्ट को, इंजीनियर्स यानी बुद्धिजीवियों को, इन सबको मासब किया और इकट्ठा करके इनकी आंखों पे पट्टियां बांधी। मीरपुर, मोहम्मदपुर, नखलपुरा, राजभर बाग और जितनी लोकेशंस थी जो इन्होंने अपने कंसंट्रेशन कैंप बना रखे थे, वहां पर इनको रखा और उसके बाद लाकर इनको शूट किया, इनको मारा गया। और रेयर बाजार के पीछे, ये एक इलाके का नाम है, इसके पीछे दलदल थी और उस दलदल के अंदर फेंका गया। और कहते हैं कि 10,000 शव ऐसे मिले, और ये रजाकारों ने किया और राव फरमान अली के आदेश पे किया। जब ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं 1974 में, युद्धबंदी भी चले गए, प्रत्यार्पण हो जाता है, तो पाकिस्तान में इनके ऊपर एक कमीशन बिठाया गया, इनकी इंक्वायरी हुई, हमीदुर रहमान कमीशन। और इस हमीदुर रहमान कमीशन ने भी ये कहा कि जेनोसाइड तो वहां पर हुआ है, किताबें भी लिखी गई, परंतु राव फरमान अली ने कभी नहीं मांगी। मैं अब अपना संस्मरण इसके साथ जोड़ता हूं। जैसे ही जनरल मानेकशॉ वहां पर आए और उन्होंने आदेश दिया कि सबसे पहले ये जो ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर कैप्चर्ड हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी यहां बांग्लादेश की सीमा से ले जाकर भारत के अंदर
बंद कर दिया जाए, क्योंकि आशंका थी 7th फ्लीट जो है मॉरिशस से, पाकिस्तान का 7th फ्लीट मॉरिशस के पास स्टेशन था, वो चल पड़ा था और वो चटगांव पहुंच सकता है। युद्ध में यदि अमेरिका की एंट्री हो जाती है तो युद्ध लंबा हो जाता। एयरलिफ्ट किया गया, पहले सबसे पहले हेलीकॉप्टर से ले जाए गए और उसमें प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर मैं वहां पर था और जनरल राव फरमान अली भी उसी बैच के अंदर शामिल। इनको हम कलकत्ता लाए, कलकत्ता से कलाईकुंडा ले गए और उसके बाद वहां से फिर अगली उसमें आर्मी की मदद से और सेना के दूसरे अंगों की मदद से हम इनको ले गए पूरे हिंदुस्तान में बिखरी हुए पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई जेलों के अंदर। हम 2 दिन में इनके साथ रहा और 2 दिन में मैंने ये जाना कि ये व्यक्ति हरियाणवी के कुछ शब्द बोलता है, तो मैंने इनको सैल्यूट किया क्योंकि ये प्रोटोकॉल था। सैल्यूट करने के बाद जो मैं जूनियर ऑफिसर था, मैंने इनसे कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पूर्वज हरियाणा से गए थे। उन्होंने कहा हाँ, मैं कलानौर रोहतक में पैदा हुआ हूं और वहां से गया हूं। बात मैं सुनता रहा, उन्होंने मुझे बताया कि वो रांगड़ हैं, रांगड़ उन राजपूतों को कहते हैं जो मुसलमान कन्वर्ट हो गए हैं। रांगड़ राजपूत थे, चौहान वंश के हैं क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज कहलाते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जो विस्तार था राज्य का वो अजमेर से लेकर भटिंडा तक था, जिसमें हरियाणा भी आ जाता था। और 1192 में तरावड़ी की लड़ाई में जब दोबारा गौरी ने हमला किया और पृथ्वीराज हारा, तो बहुत सारी चौहान सेना या तो नष्ट कर दी गई या जेल में डाल दी गई या भाग गई या उसमें से कुछ कन्वर्ट हो गए। तो राव फरमान अली ये कहते हैं कि हाँ, मैं राजपूत हूं, कन्वर्टेड हूं, चौहान वंश का हूं और हिंदुओं की संतान। आगे इन्होंने कई बातें कही, जैसे एक बात ये कही कि मैं शराब नहीं पीता, परंतु मैं इसे एक बहुत व्यक्तिगत बात कहता हूं, मैं इसकी चर्चा करनी नहीं चाहता कि आर्मी ऑफिसर और शराब ना पीता हो, ये तो अलग सी बात है, बड़ी विचित्र सी बात है। खैर, इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये 2 दिन मैं जो इनके साथ रहा, ये कैप्टिविटी में थे और हम इनके एक तरह से आप सोचिए चौकीदार के रूप में इनके साथ रहे। तो राव फरमान अली शाम को रोता बहुत था, रात को शाम को रोता बहुत था। और मैंने उनसे पूछा सर आपने ऐसा क्या किया है कि आपको कोई पछतावा है? ये कहता नहीं, मैंने कोई जीनोसाइड नहीं किया, कोई बंगाली को नहीं मारा, मैं रोता तो हूं आपको देखकर, या आपके साथ जो दूसरे जो हिंदू ऑफिसर सिख ऑफिसर हैं इनको देखकर रोता हूं, क्योंकि जब मेरे पूर्वज मुसलमान बने थे तो आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने हमें मुसलमान बनने से रोका नहीं? तो उस वक्त ये हमारी हिंदुत्व की भावनाओं को उभारने का एक प्रयास करता था, मैं ऐसा मानता हूं। हो सकता है इसको कोई पश्चाताप भी हो। राव फरमान अली के ऊपर मुकदमा भी चला, कमीशन भी बैठा, परंतु राव फरमान अली जो हैं वो बच गए। इनके बड़े लिंक्स थे, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे, वहां पर इन्होंने एक फर्टिलाइजर कंपनी भी खोली, पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान की। जनरल जिया की मौत तक ये जनरल जिया के मुख्य सलाहकार, मिनिस्टर और उसके अंतरंग दोस्त भी रहे। ये है जनरल राव फरमान अली की कहानी, जिसको हम रांगड़ बोलते हैं। कलानौर का वो रांगड़ था, परंतु उसका दिल कोई कसाईयों का था और बांग्लादेश ने उसने इंटेलेक्चुअल्स को मारने का प्रयास किया ताकि बांग्लादेश की संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए। बंगालियों की संस्कृति को वो हिंदुत्व की संस्कृति के नजदीक ज्यादा मानते थे और इसलिए उसको नफरत किया करते थे ये वेस्ट पाकिस्तानी। और उन्होंने वहां के इंटेलेक्चुअल्स को, आर्टिस्ट को, डॉक्टर, इंजीनियर, छात्रों को, प्रोफेसर्स को मारने का प्रयास किया, ऐसा इतिहास बताता है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है अपनी संस्मरण को, व्यक्तिगत संस्मरण को, मैंने इस युद्ध के अंदर क्या देखा और क्या पाया और क्या मैंने एक व्यक्ति के अनुभव सुने, इन सब शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे ये निवेदन करता हूं कि आपको यदि पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए, अवश्य करिए। धन्यवाद।